वेलकम टू स्टडी टू सक्सेस क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मांग फलन क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है। तो मांग फलन किसी विशेष वस्तु के लिए मांग की गई मात्रा और इसे प्रभावित करने वाले तत्वों फैक्टर्स के बीच में क्या होता है, संबंध को दिखाता है, संबंध को दर्शाता है। यह एक उपभोक्ता के लिए भी हो सकता है या फिर बाज़ार में जितने भी उपभोक्ता हैं सभी के लिए हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शंस होता है हमारा, वो उसमें हम जो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं उसमें उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में पहले चेंज होता है, उसके बाद जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या होता है, चेंज आता है। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया है q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई पी आर टी डब्ल्यू। तो ये क्या है, यहाँ पे q क्या है, q इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो हमारा फंक्शन है पी वाई पी आर टी डब्ल्यू, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो q जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है, मांगी गई मात्रा है, एफ क्या है, फलन है हमारा, पी वस्तु की कीमत है, प्राइस ऑफ गुड हम ले सकते हैं, वाई उपभोक्ता की आय है, कंज्यूमर इनकम है, पी आर संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, रिलेटिव्स गुड जो प्राइस होते हैं उसको हमने लिया है। इसमें संबंधित वस्तुओं में वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारा टी क्या है, उपभोक्ता का स्वाद है यहाँ पे, और डब्ल्यू यहाँ पे हमारा मौसम के लिए हमने लिया है, वेदर के लिए इसको यूज किया है। तो ये जो सारे पी वाई पी आर टी डब्ल्यू है, ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फर्स्ट चेंज जो आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि इनके अंदर चेंज आएगा, देन जो चेंज होगा हमारा कोरस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा वो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर परिवर्तन आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंड ऑन दीज वेरिएबल्स। उसके बाद क्या है कि अब हम देखेंगे कि मांग में परिवर्तन चेंज इन डिमांड किस प्रकार से होता है। वो किस तरीके से हो सकता है हमारा, या तो वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से हो सकता है, या फिर दूसरे तत्वों में आदर्श जो फैक्टर्स होते हैं उनमें परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे हम उसको चार तरीके से देख सकते हैं, चार भागों में उसको बांट सकते हैं, 4 पार्ट्स हो सकते हैं चेंज इन डिमांड के। वो किस तरीके से हो सकते हैं, मांग में विस्तार हो सकता है, एक्सपांसन इन डिमांड। उसके बाद मांग में संकोचन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मांग में कमी हो सकता है, डिक्रीज इन डिमांड। मांग में वृद्धि हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चार जो इसके भाग हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मांग में विस्तार और संकुचन होता है, पहले जो पार्ट है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, वो वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण होता है। और जो डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड है, वो क्या है कि वो जो अदर्स फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आने की वजह से, उनमें परिवर्तन आने की वजह से होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है हमारी कि याद रखना योग्य है कि हमारा जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डिपेंड करता है वस्तु की अपनी कीमत पे, और डिक्रीज इन एंड इंक्रीज इन डिमांड डिपेंड करता है अदर्स फैक्टर्स के ऊपर। उसके बाद हम इसको एक एक करके समझते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मांग में विस्तार क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु के अन्य सभी तत्वों में कोई परिवर्तन ना आए, मतलब कि 10 फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, लेकिन वस्तु की अपनी कीमत में कमी आ जाने से मांग में बढ़ोतरी हो जाए, तो इसे मांग में विस्तार होना कहा जाएगा, एक्सपेंशन होना कहा जाएगा। ऐसा होने पर वक्र अपनी स्थिति में ही रहेगा और लेकिन मांग में विस्तार को देखा जा सकता है। तो कर्व से हम देखेंगे इसको। इसमें एक बात याद रखने योग्य ये है कि जो हमारा कर्व होगा वो चेंज नहीं होगा, कर्व सेम रहेगा, लेकिन जो हमारी डिमांड होगी वो शिफ्ट कर जाएगी राइट की तरफ। तो इसमें देखेंगे किस तरीके से है वो। जैसे कि ग्राफ को हम देख सकते हैं, नीचे हमने लिया है मांग की गई मात्रा को एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है मूल्य को, प्राइस को।
अब यहाँ पे क्या है कि जो अगर वस्तु की जो कीमत है वो 16 रुपीज़ है, तो हमारी जो डिमांड है वो 60 है। जैसे ही वस्तु की कीमत कम होके 12 हो जाती है, तो हमारी क्या है कि जो मांगी गई मात्रा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, 80 हो जाती है, हो गई है। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारा पहले पॉइंट क्या था मांग के लिए, वो ए पॉइंट था। बाद में हमारा जो मांग का जो बिंदु है, डिमांड जो पॉइंट है, वो हमारा शिफ्ट हो गया किस पे, बी की तरफ। तो एक एरो से हम इसको दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जब मांग में कमी होने से डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। और ये किसके कारण हुआ है, ये वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण हुआ है। तो हमने यही देखा था कि वस्तु की अपनी कीमत में कमी आने से क्या है कि मांग में बढ़ोतरी हो जाए, तो मांग का विस्तार कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पहले ही देख लेते हैं कि जैसे हमने इसकी जो व्याख्या है वो है, ऊपर दिए गए चित्र में जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ वस्तु की कीमत 16 रुपये जैसे मैंने अभी बताया था, और कम होकर 12 रुपये हो जाने पर वस्तु की मांग 60 इकाई से 80 इकाइयाँ हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मांग के बढ़ने से वक्र अपने पहले वाली स्थिति में ही है, लेकिन वर्तमान मांग बदलाव आया है और जो मांग के विस्तार को प्रदर्शित करता है। इसकी वजह से इस वस्तु की वर्तमान मांग ए बिंदु से शिफ्ट होकर क्या हो गई, बी बिंदु पर आ गई। ए बिंदु से शिफ्ट होकर बी बिंदु पर आ गई। तो ये क्या हो गया, मांग वक्र में मांग में विस्तार होने का क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद हमारा मांग में संकुचन किस तरीके से होता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु की मांग अन्य तत्व में कोई परिवर्तन ना हो, मांग में मतलब किसी वस्तु की मांग के जो अन्य तत्व है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मान ली जाती है, लेकिन वस्तु की अपनी कीमत में क्या हो जाए, अगर बढ़ जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो उसकी मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे, मांग में संकुचन कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ऐसी स्थिति में जो हमारा मांग वक्र है वो क्या रहेगा, अपनी स्थिति पे ही रहेगा, लेकिन जो मांग है वो शिफ्ट कर जाएगी ऊपर की तरफ। तो ये हम देखेंगे ग्राफ में, ग्राफ हमारे पास है, यहाँ पे देखेंगे नीचे वैसे ही जैसे हमने पहले में लिया था कि यहाँ पे मांगी गई मात्रा ली है हमने एक्स एक्सिस पे, ऊपर प्राइस ले लिया है। अब अगर जो हमारी कीमत 16 रुपये है, मतलब पहले 12 लेंगे, 12 रुपये है, तो हमारी जो मांगी गई मात्रा क्या है, 80 रुपीज़ है। अगर जैसे ही कीमत बढ़ जाती है तो मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है, 60 हो जाती है। तो कर्व क्या हो गया, अब जो पहले पॉइंट है वो ए नीचे की तरफ है पहले, क्योंकि जो पॉइंट बिंदु हमने लिया है वो 12 रुपये वाला लिया है। तो 12 रुपये कीमत पे जो हमारी मांगी गई मात्रा क्या है, ए पॉइंट है। और जैसे ही 16 हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये क्या है कि एरो से हम दिखा सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ हमारी क्या है, डिमांड शिफ्ट हो रही है। तो अब आगे इसमें क्या है कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम देख लेते हैं क्या है हमारी, कि जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ वस्तु की अपनी कीमत 12 रुपये से बढ़कर 16 रुपये हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वस्तु की मांग 80 इकाइयों से कम होकर 60 इकाइयों पर आ जाती है। यह इससे वर्तमान मांग ए बिंदु से कम होकर बी बिंदु पर आ जाती है। इसे मांग में संकुचन कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मांग में कमी क्या होती है, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन ना आए। अब यहाँ पे क्या है कि कीमत में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन अन्य तत्वों में जैसे कि स्वाद हो सकता है उपभोक्ता का, उसकी आय हो सकती है, इनकम, संबंधित वस्तु की कीमतें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स की जो कीमतें होती हैं, उनमें परिवर्तन आने से, या फिर वेदर में, मौसम में परिवर्तन आने से मांग में जब कमी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, मांग में कमी होना कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। इसमें वस्तु की अपनी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अन्य तत्वों के कारण इसकी मांग कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति होने पर क्या है कि वक्र, अब यहाँ पे वक्र जो कर्व है वो क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है किस तरफ, बाई तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से शिफ्ट करता है, ऐसे अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कर्व है इसको हम देखेंगे। तो पहले जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जब पहले जो हमारी डिमांड है वो क्या है, बी पॉइंट पे हम देख रहे हैं। तो बी पॉइंट पे हमारी जो डिमांड है वो 12 रुपीज़ पे कितनी है,
₹12 पे बी पॉइंट पे, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, 12 पे बी पॉइंट पे हमारी डिमांड डी कर्व से इसको दिखाया गया है, ये डिमांड है हमारी। उसके बाद क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, अदर फैक्टर्स के अंदर कोई परिवर्तन आता है, दूसरे फैक्टर्स के अंदर कोई परिवर्तन आता है, क्योंकि कीमत तो परिवर्तन हो नहीं रही है, तो कीमत अदर फैक्टर्स के अंदर जब परिवर्तन आता है तो क्या हो जाता है कि इसकी जो मांग है वो क्या हो जाती है, उसका जो मांग वक्र है वो शिफ्ट कर जाता है नीचे की तरफ, बाईं तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो वो अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण होता है। डिमांड कर्व यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिमांड कर्व यहाँ पे क्या हो जाता है, डी 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 हमारे डी टू डिमांड कर्व हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये शिफ्ट हो गई है, डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो गया है। ऊपर दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अन्य तत्वों में परिवर्तन होने की वजह से इसकी मांग में कमी आ रही है। ऐसा होने से मांग वक्र खिसक कर डी से डी टू तक आ जाता है, अतः मांग वक्र में ही परिवर्तन हो जाता है और वो बाईं तरफ खिसक जाता है। अब इसके देखेंगे कि कारण क्या होते हैं खिसकने के, वो क्यों बाईं तरफ खिसकता है। तो मांग में कमी के कारण हम देखेंगे, वो है हमारे पास उपभोक्ता की आय में कमी होना, पूरक वस्तुओं की मूल्य में बढ़ोतरी होना। उपभोक्ता की आय जब बढ़ जाती है, जब कम हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, उपभोक्ता क्या करता है, कंजम्पशन उपभोग करना कम कर देता है। और जो पूरक वस्तुओं की जो मूल्य होते हैं उसके अंदर जब बढ़ोतरी हो जाती है, पूरक वस्तु जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कार और पेट्रोल का, तो जब क्या है कि मान लो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो लोग क्या है कि कार खरीदना कम कर देंगे, उसका कंजम्पशन कम कर देंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि वैकल्पिक वस्तु के मूल्य में गिरावट, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसमें अगर कमी आ जाए तो क्या है कि वो वस्तु जो उसकी वैकल्पिक है उसको छोड़ के उपभोक्ता किस पे आ जाएगा, जो दूसरी वस्तु है उसको खरीदने लग जाएगा। तो पहले वाली जो वस्तु है उसकी मांग कम हो जाएगी। जैसे हम चाय और कॉफ़ी का अगर एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो अगर चाय की कीमत कम हो जाती है, कम हो जाने से क्या होगा, तो चाय लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को छोड़ के चाय को ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो कॉफ़ी की जो डिमांड होगी वो शिफ्ट कर जाएगी, उसका जो कर्व होगा वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट वर्ड, नीचे की तरफ से शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद भविष्य में अगर कीमत के कम होने की संभावना हो तो भी क्या करेगा, जो हमारा डिमांड कर्व होगा नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये थे मांग में कमी के कारण। अब हम आगे देखेंगे मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि किस तरीके से होती है, इंक्रीज इन डिमांड, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने से और अन्य तत्वों जैसे उपभोक्ता का स्वाद, उसकी आय, संबंधित वस्तु की कीमतें, मौसम आदि में परिवर्तन होने से उसकी मांग बढ़ जाए तो क्या हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि होना कहेंगे। इसमें वस्तु की अपनी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि हमने अभी बोला है। और यहाँ पे क्या है कि अन्य तत्वों के परिवर्तन के कारण इसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसा होने से वक्र क्या करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसको हम देख लेते हैं ग्राफ से। तो यहाँ भी क्या है कि अन्य तत्वों में परिवर्तन होने से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, 12 जैसे हमने लिया है तो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर कितनी डिमांड है, 80 की डिमांड है, ए पॉइंट जिसको हमने लिया है। तो क्या है कि अदर फैक्टर्स के अंदर जैसे ही कोई चेंज आता है तो वो क्या है कि हमारा जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बढ़ जाती है, वो किस पे आ जाती है, बी पॉइंट पे आ जाती है। और हमारा डिमांड कर्व क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है ऊपर की तरफ, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे क्या है कि जैसा कि हम ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हैं, वस्तु का मूल्य समान है लेकिन अन्य तत्वों में परिवर्तन होने की वजह से इसकी मांग क्या है कि 80 इकाइयों से बढ़कर 115 इकाइयाँ हो गई है। इसके साथ ही मांग वक्र डी से क्या हो गया, खिसक कर D2 हो जाता है, D2 हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट वर्ड में शिफ्ट कर गया, दाईं तरफ खिसक गया। अब इसके हम कारण पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके कारण ही हमारे पास ये है कि उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाए तो वो क्या करेगा, पहले से ज़्यादा कंजम्पशन करना शुरू कर देगा, पहले से ज़्यादा मांग करनी
वस्तुओं की शुरू कर देगा। तो इस कारण से क्या करेगा, मांग वक्र उसका शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पूरक वस्तुओं के मूल्य में अगर गिरावट आ जाए, कमी आ जाए, तो क्या करेगा, मांग वक्र क्या करेगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। जैसे अभी हमने कार और जो पेट्रोल है उसका एग्जांपल लिया था। बाई चांस कह सकते हैं कि अगर हम पेट्रोल की कीमत पहले से कम हो जाए तो लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा जो पहले गाड़ियाँ खरीद रहे थे उससे ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर देंगे। तो क्या कि जो हमारा डिमांड कर्व पहले था उस वो क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। कार का जो डिमांड कर्व था वो क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि कीमत तो उसकी वैसे ही रहेगी कार की, लेकिन पेट्रोल की कीमत में कमी होने की वजह से डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तीसरी अगर हम बात करें तीसरा कारण की, तीसरे रीजन की, तीसरे कॉजेज की, तो वो हमारे पास क्या है कि वैकल्पिक वस्तु का मूल्य बढ़ना। तो ये क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का मूल्य अगर बढ़ जाता है तो भी क्या है कि मांग वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, मांग में वृद्धि होती है। तो वो वैकल्पिक वस्तु जैसे चाय और कॉफ़ी हमने एग्जाम्पल लिया था। तो जब मान लो चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग चाय को छोड़ के कॉफ़ी को प्रेफर करेंगे। कॉफ़ी का मूल्य कॉफ़ी का जो कर्व होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। हालांकि कॉफ़ी का जो मूल्य होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही चाय की कीमत बढ़ेगी तो इस कारण से लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को प्रेफर करने लग जाएंगे और वो उसका जो डिमांड कर्व होगा कॉफ़ी का वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद भविष्य में कीमत बढ़ने की आस होना, तो इसके कारण भी क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि जब फ्यूचर के अंदर किसी पर्टिकुलर जो वस्तु है, गुड है, उसकी क्या है कि कीमत बढ़ने वाली है तो उसको पहले ही ख़रीद के रख लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। तो स्टॉक करने के लिए क्या करेंगे, तो उसकी कीमत बढ़ना मतलब उसकी मांग बढ़ना क्या है कि स्वाभाविक है, उसकी मांग पहले से ज़्यादा हो जाएगी और कीमत उसकी सेम रहेगी, लेकिन मांग बढ़ जाने के कारण जो उसका डिमांड कर्व होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चेंज इन डिमांड। ये 4 तरीके से हो सकता है। ये अपना एक्सपेंशन इन डिमांड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है और डिक्रीज इन डिमांड हो सकता है। इसमें जो हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है हमारा वस्तु की अपनी कीमत के ऊपर है, और जो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड है वो डिपेंड करता है हमारा अदर्स फैक्टर्स के ऊपर।